तो फ्रेंड आज से देखिए बिहार एसएससी कार्यालय परिचारी वैकेंसी 2025-26 के लिए जिसका एग्जाम 2026 में लिया जाएगा, आज से आपके लिए एक न्यू प्रैक्टिस सेट शुरू कर रहे हैं जो बिल्कुल आपके एग्जाम सिलेबस पर आधारित है। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस सेट जब भी आपको मिलेगा इसे पर डे कंप्लीट कर लीजिएगा। और देखिए अभी आयोग जो है आपका एग्जाम सीबीटी मोड करवाने के फेर में है। अभी नोटिस जारी किया गया था जो हम आपको बताए भी थे, एजेंसी का हायर करना चालू कर दिया है। तो जैसे ही एजेंसी हायर हो जाएगा उसके बाद फिर आपका एग्जाम का प्रक्रिया चालू हो जाएगा। बात समझे? तो अब थोड़ा सा एक्टिव होकर आपसे तैयारी में लग जाइए और तैयारी शुरू कर दीजिए। जितना हो सकता है रिवीजन कीजिए आप सभी। और ये क्लास जो हम आपके लिए शुरू किए हुए हैं ये आपको पर डे तो नहीं दे पाएंगे, बट 1 से 2 दिन के अंदर में हम आपको ये प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कर देंगे, तो आप सभी पूरा लगा लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सभी एक बार वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा और जो चल पड़ना है चल को जरूर सब्सक्राइब कर घंटी को प्रेस कर लीजिएगा आप सभी। देखिए ये क्लास आपके डिमांड पर हम चालू किए हुए हैं। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर अब क्लास चालू कर दीजिए, तो क्लास आपके लिए चालू कर दी है, बट अपना प्यार देना होगा आपको। ठीक है, इसे लाइक करना है और उसके बाद शेयर करना है अपने अपने दोस्तों में। इतना सा काम आपको दिए हुए आपको करना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सेट को हम सभी। आइए आज का सेट का पहला क्वेश्चन करते हैं हम सभी। पहला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। देखिए अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस की बात किया जाए तो ये आपका 22 मई को मनाया जाता है, तो बी राइट आंसर होगा। देखिए एक क्वेश्चन आपसे से पूछा जाता है कि बताइए विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। तो याद रखिएगा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ये आपका 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। अगर यही क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को। ठीक है, अच्छा विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अगर वही क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है, तो देखिए विश्व आर्द्र भूमि दिवस जो मनाया जाता है ये आपका 2 फरवरी को मनाया जाता है। याद रहेगा आप सभी को, इतना सा फैक्ट याद रखिएगा, प्रश्न आपके पेपर में आ सकता है। विश्व जल दिवस 22 मार्च को, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को, 5 जून को पर्यावरण दिवस, विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को और जैव विविधता दिवस 22 मई को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्ति किस दिन की देन है। तो देखिए राष्ट्रपति के पास जो 3 आपातकालीन शक्ति है जो अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 360 के तहत लगाता है। राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल। तो ये आपका जर्मनी की वीमर संविधान का देन है, ध्यान रखिएगा आप सभी। यानी कि ऑप्शन में सी राइट आंसर होगा। देखिए राष्ट्रपति से संबंधित कुछ प्रश्न याद रखिएगा जो आपके पेपर में आ सकता है प्रश्न। जैसे कह सकते हैं कि अनुच्छेद 60 क्या कहता है, तो अनुच्छेद 60 कहता है राष्ट्रपति के शपथ से संबंधित प्रावधान है। देखिए अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को क्षमा कर सकता है और अनुच्छेद 123 के तहत जो है कि राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। ध्यान रखिएगा आप सभी, बात समझे। कनाडा से संघीय व्यवस्था लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से संवर्ती सूची का प्रावधान और अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार लिया गया है। ध्यान रखिएगा। अगला है कौन सी धातु विद्युत का कुचालक है। देखिए विद्युत का कुचालक हो जाएगा लेड, यानी कि ऑप्शन में सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए बाकी बात ये सभी जो है ये सभी आपका विद्युत का चालक होता है और विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या है, चांदी। ध्यान रखिएगा आप सभी, चांदी जो है ये विद्युत का सबसे अच्छा चालक माना जाता है। एशियाई खेल पहली बार कहाँ आयोजित किए गए थे। देखिए अगर एशियाई खेल की बात किया जाए तो ये सबसे पहले आपका दिल्ली में आयोजित हुआ था। याद रखिएगा आप सभी, कहाँ पे, नई दिल्ली में। और इसका आयोजन कब किया गया था, तो ये चीज को ध्यान रखिएगा 1951 ईस्वी में। डेट को याद रखिएगा क्योंकि डेट से भी प्रश्न आपके पेपर में पूछ लिया जाता है। देखिए जितने भी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं एक बार सेशन को जरूर लाइक कर लीजिएगा, सभी से रिक्वेस्ट करेंगे। देखिए ये जो सेट अभी हम न्यू वाला शुरू किए VBI क्वेश्चन का, बिल्कुल आपके एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सेट है। तो समय निकाल के इस सेट को पर डे आपसे जरूर लगा लीजिएगा, काफी ज्यादा बेनिफिट करेगा आपको पेपर में, क्योंकि इसमें सारा एफर्ट दिया गया है। जितना प्रश्न बन सकता है, जो पूछा जा सकता है, ठीक है, वो सारा प्रश्न इस सेट में हम कंप्लीट करवाएंगे आप सभी को। तो याद रखिएगा आप सभी, नई दिल्ली इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो याद रखिएगा आप सभी। चलिए अगला क्वेश्चन का राइट आंसर कीजिएगा आप सभी। वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो देखिए इसका मुख्यालय कहाँ पे है, नई दिल्ली में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। और भारत की राजधानी कहाँ है, नई दिल्ली है। कब बना था, 1912 में। इससे पहले राजधानी कहाँ था, कोलकाता था। ध्यान रखिएगा आप सभी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है। देखिए भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात किया जाए तो पाकिस्तान के साथ लगता है,
चीन के साथ लगता है, उसके बाद भूटान के साथ लगता है, नेपाल के साथ लगता है, बांग्लादेश के साथ, म्यांमार के साथ लगता है। जबकि श्रीलंका की बात किया जाए तो इसके साथ जलीय सीमा लगता है, ना कि स्थलीय सीमा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी राइट आंसर होगा। देखिए आपका श्रीलंका कहाँ पे है? श्रीलंका इस क्षेत्र में है, तो यहाँ से इसका जलीय सीमा लगता है, ना कि स्थलीय। बाकी बात ये सभी का स्थलीय। देखिए भारत के साथ सबसे ज्यादा लंबी सीमा जो साझा करता है वो बांग्लादेश का होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि टिहरी बांध निम्नलिखित में से किस दो नदियों के संगम पर स्थित है? तो ये भागीरथी और भिलांगना नदी के तट पर स्थित है। याद रखिएगा आपसे टिहरी बांध जो सबसे ऊंचा बांध है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा आपसे, दक्षिण पश्चिम मानसून निम्नलिखित में से किस प्रदेश में सर्वप्रथम प्रवेश करती है? तो देखिए दक्षिण पश्चिम मानसून से ही भारत में सबसे ज्यादा वर्षा होता है। याद रखिएगा आप सभी, दक्षिण पश्चिम मानसून की अगर बात किया जाए तो जैसे कि ये आप भारत का मैप देख सकते हैं, तो ये आपका पश्चिम की ओर से कह सकते हैं कि ये आपका निकलेगा और उसके बाद ये पूरे भारत में वर्षा कराता है। तो सबसे पहले ये आपका केरल राज्य में प्रवेश करती है। और लौटती मानसून से वर्षा कहाँ होता है? तो तमिलनाडु में, इस क्षेत्र में लौटती मानसून से वर्षा होता है। ठीक है, जबकि दक्षिण पश्चिम मानसून की बात किया जाए तो ये आपका सबसे पहले केरल में प्रवेश करेगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रसायन माना जाता है? तो देखिए रसायन उद्योग की यहाँ पर बात किया गया है, तो मूल रसायन जो माना जाता है वो सल्फ्यूरिक अम्ल को माना जाता है। यानी कि ऑप्शन में सी इसका राइट आंसर होगा। ध्यान रखिएगा आप सभी, याद रहेगा प्रश्न को। देखिए हर प्रश्न को हम कोशिश करते हैं कि इसी लेक्चर में आपको याद करवा दें, क्योंकि समय नहीं है जो अलग से आप देखिएगा। तो 1 से 2 बार रिपीट करके हम इसी लेक्चर में सारा प्रश्न आपको याद करवा देंगे, तो आराम से वहां पर प्रश्न बना लीजिएगा, दिक्कत नहीं होगा आप सभी को। अगला है कि प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की थी? तो देखिए इसका खोज जो किया था वो आपका मैक्सवेल ने किया था। याद रखिएगा आप सभी, यानी कि ऑप्शन में सी राइट आंसर होगा। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने किया? मैक्सवेल ने। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, कौन सा कोशिका का अंग केवल पादप कोशिका में ही पाया जाता है? देखिए पादप कोशिका चौकोर होता है, जबकि जंतु कोशिका गोलाकार होता है। तो कोशिका भित्ति हो गया, लबक हो गया और रिक्तिकाएं, ये सभी सिर्फ पादप कोशिका में होता है, ना कि जंतु कोशिका में। जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। तो डी राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का प्रावधान है? किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक इसका प्रावधान है? अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक इसका प्रावधान किया गया है। और निर्वाचन आयोग की स्थापना कब होता है? 1951 में होता है। तो ध्यान रखिएगा आप सभी, इसका बी राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा आप सभी, निर्वाचन आयोग का कार्य क्या है? चुनाव करवाना। ध्यान रखिएगा, हर एक 5 वर्ष में कह सकते हैं चुनाव करवाता है। जैसे लोकसभा का चुनाव होता है, या कह सकते हैं कि जो राज्य में पंचायत का चुनाव होता है, या मुख्यमंत्री का चुनाव होता है ना, यानी कि राज्य विधानसभा का, यानी कि राज्य विधानसभा का चुनाव होता है। ये सभी निर्वाचन आयोग का दायित्व है। अगला है कि चारों चंद्र की चंचल किरणें में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर देखिएगा एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रहा है, चा चा चा। ठीक है, तो आपको बताएं कि अगर एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार जहां हो वहां अनुप्रास अलंकार होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, एक ही वर्ण की आवृत्ति अगर बार बार हो तो वहां पर अनुप्रास होगा। अगला है यूनेस्को के द्वारा मानव एवं जैव मंडल कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो देखिए यूनेस्को के द्वारा अगर मानव और जैव मंडल कार्यक्रम की शुरुआत की बात किया जाए तो इसका शुरुआत हुआ था आपका 1971 ईस्वी में। याद रखिएगा आप सभी, कब? 1971 में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। चलिए अगला है कि कवकों की कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल किसकी बनी होती है? तो देखिए अगर कवक की कोशिका भित्ति की बात किया जाए तो ये आपका काइटिन और हेमिसेल्यूलोज की बनी होती है। यानी कि डी राइट आंसर होगा। ध्यान रखिएगा आप सभी। अच्छा आपसे बताइएगा, जो आज का सेट है कैसा सेट है? क्वेश्चन का लेवल क्या है? क्वेश्चन का लेवल बिल्कुल शानदार लिया गया है, वही जो एग्जाम में पूछा जाएगा आप सभी से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा आप सभी। पहली बार औपचारिक रूप से महालबाड़ी प्रथा कब लागू की गई थी? देखिए इस प्रकार का प्रश्न कोई नहीं बताएगा आपको। ठीक है, हम आपको करवा रहे हैं क्योंकि ऐसा प्रश्न पूछा जाता है पेपर में। अगर आ जाएगा प्रश्न तो फिर नहीं बना पाइएगा, प्रश्न गलती हो जाएगा तो रिजल्ट से पीछे हो जाइएगा। इससे अच्छा है कि बेहतर चीजें कंप्लीट कर लीजिए आप सभी। तो पहली बार औपचारिक रूप से महालबाड़ी प्रथा कब लागू की गई थी? तो ये आपका 1822 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ध्यान रखिएगा आप सभी, 1822 इसका राइट आंसर होगा। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि ये किसके द्वारा किया गया था तो हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा। तो कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि किसके द्वारा किया गया था, तो हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा आप सभी।
कि अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ अवशोषित किए जाते हैं? तो देखिए अधिकतम पोषक तत्व जो अवशोषित किए जाते हैं ये आपका छोटी आंत में, याद रखिएगा आप सभी, यानी कि सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा आपसे, क्वेश्चन नंबर 18 है। थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है पर अगर समझिएगा तो आराम से बना सकते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं आप सभी। ध्यान दीजिएगा, अगर पता है तो ठीक, नहीं तो याद कर लीजिएगा। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक निम्नलिखित में से किस समिति के मित्र, दार्शनिक और निर्देशक के रूप में कार्य करते हैं? ध्यान रखिएगा आप सभी, यहाँ पर भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की बात किया गया है, तो ये किस समिति के मित्र या दार्शनिक या निर्देशक के रूप में कार्य करते हैं? बता सकते कोई इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखिएगा आप सभी, ये लोक लेखा समिति के तहत कह सकते कि मित्र, दार्शनिक और निर्देशक के रूप में कार्य करते हैं। याद रखिएगा आप सभी, लोक लेखा समिति के। अगला क्वेश्चन है कि किसी अवरोध की कोर से प्रकाश का मुड़ना क्या कहलाता है? तो देखिए अगर किसी अवरोध की कोर से अगर प्रकाश मुड़ रहा है, ठीक है, तो इसे हम सभी विवर्तन के नाम से जानते हैं। बात समझे, अगर किसी सतह से टकरा कर वापस जा रहा है, जैसे कि प्रकाश आया और किसी चिकनी सतह पर टकराया और वापस चला गया, तो इसे परावर्तन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे परावर्तन कहा जाता है। जबकि अगर अवरोध की कोर से अगर मुड़ रहा है तो ये आपका विवर्तन कहलाएगा। अगला है, वे कौन सी दो धातुएं हैं जो सिल्वर रंग की नहीं होती? तो देखिए सिल्वर रंग की नहीं होती है, जैसे कि सोना हो गया। सोना क्या सिल्वर रंग का होता है? नहीं होता है। तब तांबा होता होगा? नहीं, तांबा भी सिल्वर रंग का नहीं होता है। तो ध्यान रखिएगा, यह ऑप्शन में बी वाला ही करेक्ट आंसर होगा। तांबा और सिल्वर जो है, तांबा और सोना जो है ये सिल्वर कलर की नहीं होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हॉकी इंडिया लीग कब प्रारंभ हुआ था? तो देखिए हॉकी इंडिया लीग जो है ये आपका 2013 में प्रारंभ हुआ था। अगला है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद का सृजन किया गया है? तो देखिए अभी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की बात किए थे ना, बिल्कुल, तो ये किसके द्वारा पद सृजन किया गया है? तो संविधान के द्वारा, क्योंकि ये संवैधानिक पद है, याद रखिएगा आप सभी। इसके अलावा जो नीति आयोग है, क्या वो संवैधानिक पद है? नीति आयोग संवैधानिक पद नहीं है, यानी कि योजना आयोग का स्थान जो नीति आयोग लिया है। अगला क्वेश्चन है कि धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र आप सभी को बताना है। देखिए काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये प्रश्न आ ही जाता है पेपर में, तो इसको आप याद रखिएगा। Na2CO3 × 10H2O जो है ये धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र है। इसके अलावा याद रखिएगा, अगर जल का रासायनिक सूत्र पूछा जाए तो क्या होता है? H2O होता है। अगर आपसे इससे ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र पूछे कि बताइए ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो इसका क्या होता है? C6H12O6 होता है। ध्यान रखिएगा, C6H12O6 जो है ये ग्लूकोज का आपका क्या होता है? रासायनिक सूत्र होता है। इसके अलावा मीथेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? बता सकते हैं आप सभी? मीथेन का, तो मीथेन का क्या होता है? तो मीथेन का होता है CH4, इसको याद रखिएगा आप सभी, ठीक है। जबकि अगर ब्यूटेन की बात किया जाए कि बताइए ब्यूटेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो ब्यूटेन का C4H10 होता है, ठीक है। ब्यूटेन का, ये ब्यूटेन का है C4H10, जबकि मीथेन का CH4 होता है। और खाने का सोडा का, ये धोवन सोडा था। जैसे खाने का सोडा का अगर पूछा जाए कि बताइए खाने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो NaHCO3 होता है। क्या होता है? CO3 होता है। ये आपका खाने का सोडा का रासायनिक सूत्र है, इतना सा याद रखिएगा। अगला है, परमाणु बम का विकास किसने किया था? तो देखिए परमाणु बम का विकास जे रॉबर्ट ओपनहीमर ने किया था, यानी कि बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि टोडा जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो देखिए टोडा जनजाति नीलगढ़ी पहाड़ी पर पाई जाती है, याद रखिएगा आप सभी। संथाल कहाँ पर पाया जाता है? झारखंड में पाया जाता है संथाल। अगला है कि भारत का सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? देखिए अगर गेहूं की बात किया जाए तो गेहूं का उत्पादन सबसे ज्यादा यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश करता है। इसके अलावा आलू हो गया, दूध हो गया, गन्ना हो गया, ये सभी का उत्पादन उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा करता है, ध्यान रखिएगा आप सभी। जबकि गेहूं का प्रति हेक्टेयर उत्पादन पंजाब सबसे ज्यादा करता है। तो खाद्यान्न उत्पादन में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पे आता है, इसका सी राइट आंसर होगा। अच्छा, दाल का सबसे ज्यादा उत्पादन कौन करता है? तो एमपी यानी कि मध्य प्रदेश करता है। सोयाबीन का सबसे ज्यादा उत्पादन कौन करता है? एमपी मध्य प्रदेश करता है। और मध्य प्रदेश को हम सभी टाइगर प्रदेश के नाम से जानते हैं, प्लस में वनों का प्रदेश कहा जाता है, क्योंकि वन मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा है। सबसे कम वन कहां पे है? तो सबसे कम वन आपका हरियाणा में है, याद रखिएगा आप सभी। बिहार में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है, प्लस में साक्षरता दर यहां सबसे कम है। अगला है कि सभी कवक सदैव होते हैं।
तो ये आपका विविध पोषी होते हैं, याद रखिएगा आप सभी। अगला है सर्वोदय योजना का प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो ये आपका जयप्रकाश नारायण के द्वारा तैयार किया गया था सर्वोदय योजना का प्रारूप। अगला क्वेश्चन है कि कीड़ों के अध्ययन को क्या कहते हैं? फटाफट आंसर कीजिएगा आप सभी, समय का बर्बादी नहीं करना है। एंटेमोलॉजी कहा जाता है कीड़ों के अध्ययन को, ठीक है। अच्छा, एक्थियोलॉजी किसका अध्ययन है? बता सकते हैं आप सभी, नीचे कमेंट करके बताइए तो एक्थियोलॉजी किसका अध्ययन है। अगला है कि भारतीय सिविल सेवा यानी कि ICS में चुने गए पहले भारतीय का नाम क्या था? सत्येंद्र नाथ टैगोर हो जाएगा, याद रखिएगा आप सभी। सरोजिनी नायडू की बात किया जाए तो ये पहली भारतीय महिला थी जो कह सकते हैं कि 1925 ईस्वी में ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनता है, ठीक है। लाला लाजपत राय ने सैमन कमीशन का विरोध किया था 1928 में, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है कि गुप्त वंश के किस शासक ने महाधीराज की उपाधि धारण की थी? तो देखिए महाधीराज की उपाधि धारण किया था चंद्रगुप्त ने, याद रखिएगा आप सभी। तो ऑप्शन में इसका क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर होगा। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य अलग है, जबकि चंद्रगुप्त की बात किया जाए तो वो आपको गुप्त वंश का शासक था, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय। अगला है साधारण नमक का अनुसूत्र है। तो देखिए साधारण नमक का अनुसूत्र क्या होता है? NaCl होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए वाला राइट आंसर होगा। अगला है कि शरीर के लिए एंजाइम आवश्यक होते हैं क्योंकि? तो देखिए शरीर के लिए एंजाइम क्यों आवश्यक होते हैं? क्योंकि ये जीव रासायनिक क्रियाओं के उत्प्रेरक हैं, इसी कारण से, ठीक है। क्या बताएं, क्वेश्चन को फिर से समझिएगा कि शरीर के लिए एंजाइम आवश्यक होते हैं क्योंकि ये जीव रासायनिक क्रियाओं के उत्प्रेरक होते हैं। अगला है कि राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है? तो आपको बताए थे कि अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं, तो ये आपका संघ और संवर्ती सूची के विषय पर, याद रखिएगा आप सभी। संघ और संवर्ती सूची के विषय पर अध्यादेश राष्ट्रपति जारी कर सकता है। देखिए संवर्ती सूची कहाँ से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया के संविधान में, और 7वीं अनुसूची में ही संवर्ती सूची का प्रावधान किया गया है। राज्य सूची में राज्य सरकार कानून बनाता है, संघ सूची में संघ सरकार यानी कि केंद्र सरकार कानून बनाता है, जबकि संवर्ती सूची में दोनों मिलकर कानून बनाएगा। पंचायती राज संस्थाओं के संगठन के 2 स्तर का सुझाव किसने दिया था? देखिए एक आपको बताए थे बलवंत राय मेहता समिति, और एक आपसी को बताए थे अशोक मेहता समिति। देखिए अशोक मेहता समिति ने 1977 में पंचायती राज का 2 स्तर बताया था। पहला ये बताया था जिला स्तर पर जो जिला परिषद होगा, और दूसरा निचला स्तर जो मंडल पंचायत की बात इसने किया था, बट ये फॉलो नहीं हुआ था, ध्यान रखिएगा आप सभी। उसके बाद आता है बलवंत राय मेहता समिति, जिसने त्रिस्तरीय पंचायत की बात किया था 1957 में। त्रिस्तरीय पंचायत क्या क्या था? पहला आपका ग्राम पंचायत हो जाएगा, उसके बाद ब्लॉक स्तर पर पंचायत की बात किया गया था, उसके बाद जिला स्तर पर बात किया गया था, और अभी यही फॉलो होता है बलवंत राय मेहता समिति वाला। तो ये अशोक मेहता समिति ने दिया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि दाची ग्राम वन्यजीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में है? देखिए अगर दाची ग्राम की बात किया जाए तो इससे पहले कल के सेशन में हम ये क्वेश्चन आपको करवाए थे। बता सकते हैं ये किस राज्य में है? तो याद रखिएगा ये आपका जम्मू कश्मीर, और जम्मू कश्मीर अभी क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है, ध्यान रखिएगा। जम्मू कश्मीर हो गया और इसके अलावा लद्दाख, ये दोनों केंद्र शासित प्रदेश हैं। इसके अलावा याद रखिएगा अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य जो है ये कहाँ पे है? तो केरल में, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए रणथंभौर जो है, रणथंभौर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे है? तो ये आपका राजस्थान में हो जाएगा, याद रखिएगा आप सभी। अच्छा डालमा कहाँ पे है? डालमा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे है? तो ये आपका झारखंड, इसको दालमा कहा जाता है, डालमा नहीं, दालमा वन्यजीव अभ्यारण्य आपका झारखंड में है, ध्यान रखिएगा आप सभी। कहाँ पे? झारखंड में। अच्छा अगला क्वेश्चन पूछा जाए अगर आपसे इसी के बताइए मानस वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे है? तो ये आपका असम में है, ध्यान रखिएगा आप सभी। और सरिस्का कहाँ पे है? सरिस्का ये भी आपका राजस्थान में है। कहाँ पे है? सरिस्का राजस्थान में। तो पेरियार केरल, रणथंभौर राजस्थान, दालमा झारखंड में, मानस असम में, और सरिस्का कहाँ पे है? राजस्थान में। अगला क्वेश्चन है कि सैमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण क्या था? देखिए अगर सैमन कमीशन की बात किया जाए तो ये आपका 1927 में इसका गठन किया गया था, कहाँ पे? ब्रिटेन में, बट भारत ये आया था 1928 में, और इसका जो है कि कह सकते हैं जोर शोर से भारत में विरोध किया गया था। विरोध करने का कारण क्या था कि इसमें एक भी भारतीय नहीं था, सारा अंग्रेज था। लगभग 7 कह सकते हैं कि इसमें व्यक्ति था जो आपका साइमन कमीशन का अध्यक्ष था, और इसमें मुख्य जो अध्यक्ष था वो साइमन
जॉर्ज साइमन जो था ये इसका मुख्य अध्यक्ष था। और इसका मुख्य कारण था विरोध करने का क्या, तो सभी सदस्य अंग्रेज थे, इसी कारण से इसका विरोध किया गया था। और इसी आंदोलन में कह सकते हैं कि लाला लाजपत राय जो है वो आपका मारे जाते हैं अंग्रेजों के द्वारा लाठी चार्ज करने पर, जो सिर पर लग जाता है, क्योंकि लाला लाजपत राय प्रमुख नेता था इसका विरोध करने में। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना विकास किस मॉडल पर आधारित था। देखिए पहला पंचवर्षीय योजना की बात किया जाए तो यह आपका किस मॉडल पर आधारित था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित था। ध्यान रखिएगा आप सभी, यानी कि ऑप्शन में ए राइट आंसर होगा। देखिए पहला हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित था, किस पर फोकस किया गया था, कृषि पर पहला योजना में फोकस किया गया था। पहला योजना 1951 से लेकर आपका 56 तक चला था। देखिए योजना आयोग की स्थापना 1950 में हुआ था, बात समझे आप सभी। अच्छा दूसरा मॉडल किस पर आधारित था, पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था दूसरा, और ये 1956 से लेकर 61 तक चलता है ये वाला, ठीक है। और किस पर फोकस किया गया था, तो आपका औद्योगिकीकरण पर फोकस किया गया था, याद रखिएगा आप सभी, औद्योगिकीकरण पर फोकस किया गया था। और तीसरा अगर बात किया जाए तो वह आपका अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाने के लिए शुरू किया गया था 1961 से लेके 1966 तक ये आपका चलता है, ठीक है, 61 से लेके 66 तक चलता है। उसके बाद फिर योजना अवकाश हो जाता है, तो इतना सा याद रखिएगा आप सभी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है। अच्छा पांचवी पंचवर्षीय योजना बता सकते हैं आप सभी, इसका समय पीरियड क्या था, तो पांचवी पंचवर्षीय योजना का समय पीरियड था 1974 से लेके 1978 तक था। ध्यान रखिएगा आप सभी, मात्र 4 वर्ष का ही योजना था। इसी में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था, ठीक है। तो भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है, गुजरात का, उसके बाद फिर आंध्र प्रदेश का हो जाएगा। गुजरात का लगभग जो है 1600 किलोमीटर इसकी लंबाई है, ध्यान रखिएगा आप सभी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी एक सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है, तो ये अधिकार किसके पास है, तो ये अधिकार महानुवादी के पास है, ध्यान रखिएगा आप सभी। तो एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी भी सदन में यह कार्यवाही में भाग ले सकता है, कौन, महानुवादी। अल्बर्ट बिल विवाद किस वायसराय के कार्यकाल में उभरा था, तो ये आपका लॉर्ड रिपन के समय में उभरा था। अगला है कि 1930 में पहली बार राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन कहाँ किया गया था। चलिए 42 नंबर का आंसर कीजिए आप सभी। तो ये कहाँ हुआ था, कनाडा में किया गया था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा में विपक्ष का प्रमुख नेता कौन था, तो देखिए राज्यसभा में विपक्ष का प्रथम नेता कौन था, तो पहला था कमला त्रिपाठी, याद रखिएगा आप सभी, कौन था, कमला त्रिपाठी। अगला है हरित क्रांति का क्या अर्थ है, देखिए हरित क्रांति का जनक विश्व में नॉर्मल बोरलॉन्ग था, ध्यान रखिएगा आप सभी। और भारत में MS स्वामीनाथन था जिसने हरित क्रांति लाया था भारत में। सबसे ज्यादा प्रभाव किस पर पड़ा था, गेहूं पर, इसके उपजाऊ में कह सकते वृद्धि हुआ था। उसके बाद चावल, याद रखिएगा आप सभी, यानी कह सकते कि खाद्यान्न में वृद्धि हो गया था जब हरित क्रांति की शुरुआत हुआ था। तो इसमें क्या किया जाता था, तो याद रखिएगा कृषि की आधुनिक विधियों का उपयोग करके प्रति एकड़ फसल की उपजाऊ बढ़ाना ही इसका मुख्य अर्थ था हरित क्रांति का, याद रखिएगा आप सभी। क्या बताएं कि कृषि के आधुनिक विधि का उपयोग करके इसके अलावा प्रति एकड़ फसल की उपजाऊ यानी कि उपज को बढ़ाना ही हरित क्रांति का अर्थ था। चलिए अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण अफ्रीकी यात्री इबन बतूता ये किसके शासनकाल में भारत आया। देखिए इबन बतूता ये आपका कहाँ का था, याद रखिएगा मोरक्को का, और ये मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आया था। अगला है मयूराक्षी परियोजना भारत के कौन से 2 राज्य को लाभान्वित कर रहे हैं, तो देखिए मयूराक्षी परियोजना की बात किया जाए तो ये आपका पश्चिम बंगाल और झारखंड को लाभान्वित कर रहे हैं, यानी कि सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा आप सभी, निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है, तो देखिए ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक क्या हो जाएगा, पारा हो जाएगा, जबकि जल, लकड़ी और चमड़ा ये कम है, ध्यान रखिएगा आप सभी, यानी कि नहीं ये दोनों तो नहीं है पर जल कम है, जबकि पारा ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ अवस्थित है, तो ये आपका हैदराबाद में है। कहाँ पे, हैदराबाद में, डायरेक्ट याद कर लीजिएगा। अगला है कि वर्ष 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच किसने समझौता कराया था, तो देखिए 1916 ईस्वी में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता एनी बेसेंट ने कराया था, और 1917 में इसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया जाता है, और पहली भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट बन जाती है। अच्छा, एनी बेसेंट के द्वारा ही होम रूल आंदोलन शुरू किया गया था, पता है आप सभी को, होम रूल आंदोलन ये किसने शुरू किया था? एनी बेसेंट ने। और ये 2 जगह पर हुआ था, जिसमें कि एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक था। देखिए, बाल गंगाधर तिलक जो था इसने पुणे से शुरू किया था, जबकि एनी बेसेंट की बात किया जाए तो इसने मद्रास से शुरू किया था। ध्यान रखिएगा, मद्रास चेन्नई से। तो मद्रास चेन्नई से एनी बेसेंट ने किया था, याद रखिएगा आप सभी, जबकि पुणे से बाल गंगाधर तिलक ने किया था, जो आपका बीजी तिलक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वर द्वीप से कौन अलग करता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा पंबन चैनल। ध्यान रखिएगा आप सभी, कौन करता है? पंबन चैनल। और पाक जल संधि किसके बीच में है? तो ये भारत और श्रीलंका के बीच में ही है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा आप सभी, तीसरी पंचवर्षीय योजना की कार्यनीति में सर्वाधिक बल किस क्षेत्र के विकास को दिया गया था? देखिए, तीसरी पंचवर्षीय योजना जो आपका चलाया गया था 1961 से लेके 1966 तक था, और इसमें अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर करना था, यानी कि अपने आप को आत्मनिर्भर करना था और रोजगार का निर्माण करना था। पहला नहीं होगा, क्योंकि ये पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य था कृषि पर फोकस किया गया, दूसरा में उद्योग में, तीसरा आपका रोजगार निर्माण होगा, ठीक है। जबकि चौथा की अगर बात किया जाए, जबकि चौथी पंचवर्षीय योजना की बात किया जाए तो इसमें स्थिरता के साथ विकास पर बल दिया गया था। अगला क्वेश्चन है कि द्विगु समास उदाहरण है। देखिए, द्विगु समास में बताए थे कि आपको संख्या गिनती करने के लिए मिलेगा, तो देखिए यहाँ पर त्रिभुवन, ठीक है, ये आपका द्विगु समास का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से द्वंद्व समास है, तो द्वंद्व समास मतलब अपोजिट वर्ड, रुपया पैसा, द्वंद्व समास का उदाहरण है। अब यही भाव समास का एक उदाहरण यथाशक्ति का सही विग्रह क्या होगा? तो यथाशक्ति में कौन सा समास है? तो अब यही भाव, और इसका समास विग्रह होगा शक्ति के अनुसार। याद रखिएगा आप सभी, डायरेक्ट प्रश्न आ जाएगा शक्ति के अनुसार। अगला क्वेश्चन है कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने भेद हैं? तो देखिए, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं। कौन कौन से भेद होते हैं शब्द का? तो याद रखिएगा आप सभी, पहला हो जाएगा तत्सम, दूसरा तद्भव, तीसरा देशज, चौथा विदेशज हो जाएगा, तो कुल 4 होगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि संस्कृत के ऐसे शब्द जिसे हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं, उसका कोई भी परिवर्तन नहीं होता है और उसका हिंदी में प्रयोग कर रहे हैं, उसे क्या कहते हैं? तो उसे तत्सम शब्द कहा जाता है। जो संस्कृत का शब्द था, ठीक है, उसका ज्यों का त्यों हम सभी प्रयोग में ला रहे हैं, वो आपका क्या हो जाएगा? वो तत्सम होगा। अगर वही संस्कृत वाला शब्द को हम बदल के प्रयोग कर रहे हैं, कुछ उसमें परिवर्तन ला दिए हैं, तो वो आपका तद्भव शब्द होगा। ध्यान रखिएगा, बदला हुआ रूप को तद्भव कहा जाता है। अगला है, निम्न में से कौन सा रूढ़ शब्द का उदाहरण है? रूढ़ शब्द क्या होता है? जिसे तोड़ा नहीं जा सके। वाचनालय, इसको तोड़ सकते हैं, समतल इसको तोड़ सकते हैं, विद्यालय इसको तोड़ सकते हैं, ये नहीं होगा। पशु, ये आपका रूढ़ शब्द है, पशु को तोड़ सकते हैं क्या? प और सु अलग हो जाएगा, तो इसका कोई अर्थ निकलेगा नहीं निकलेगा, तो यही आपका रूढ़ है। अगला है, अर्ध सममात्रिक का छंद है। देखिए, अर्ध सममात्रिक छंद का कौन उदाहरण हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा दोहा। ध्यान रखिएगा, दोहा का उल्टा सोरठा होता है। ध्यान रखिएगा आप सभी, दोहा का उल्टा क्या होता है? सोरठा, और ये अर्ध सममात्रिक छंद का उदाहरण है। चलिए, अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा आप सभी, चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है? तो देखिए, जो चौपाई है इसके प्रत्येक चरण में आपका 16 मात्राएं होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, 16 मात्राएं होती है। देखिए, अगर छंद की बात किया जाए तो छंद के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? तो छंद के मुख्यतः 2 ही भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 2 भेद। 2 भेद कौन कौन सा हो जाएगा? तो जैसे कह सकते हैं, पहला एक मात्रिक छंद होगा, याद रखिएगा आपसे, मात्रिक, और एक आपका वर्णिक छंद होता है, ठीक है, क्या होता है? वर्णिक होता है। चलिए, अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा आप सभी। अच्छा, दोहा छंद की अगर बात किया जाए, जैसे यहाँ पर अभी बताए थे आपको दोहा के बारे में, तो दोहा में अगर छंद की बात किया जाए तो इसमें 13 और 11 मात्राएं होते हैं, 13 और 11 मात्राएं।